नमस्कार, टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सबका स्वागत है। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट एक जन जागरूकता पहल है जहां हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें। जब हम हृदय स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हृदय में ब्लड का फ्लो बिना इंटरप्शन के कंटिन्यूसली होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ब्लड का फ्लो में इंटरप्शन आ जाएगा या क्लॉट के कारण उसमें बाधा होगी तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और ऐसे समय में कैथ लैब में हम डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर्स करते हैं, जिससे हृदय में खून के प्रभाव या ब्लड के प्रभाव को वो सुचारू रूप से चालू रखते हैं। इसी विषय में अधिक बातचीत करने के लिए आज हम भागलपुर आए हैं, जहां हम देश और दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से आज बातचीत करेंगे, जो मेडिफोर्ट हॉस्पिटल भागलपुर से हमारे साथ हैं, जो एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल भी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं पेशे से एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन की। उसके बाद कार्डियोलॉजी की शिक्षा मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से प्राप्त की। कार्डियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं पिछले 4 वर्षों से भागलपुर बिहार में मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी और चीफ कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा हॉस्पिटल हृदय रोग से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसके इलाज में एक बेहतरीन और एक सक्षम हॉस्पिटल की तरह काम कर रहा है। धन्यवाद। सो डॉक्टर वीरेंद्र, जब हम अभी नीचे बात कर रहे थे, बेसिकली मेडिफोर्ट हॉस्पिटल का विजन क्या है आपका? मतलब मेडिफोर्ट हॉस्पिटल लाने का, स्पेशली भागलपुर में आपने इतनी बढ़िया फैसिलिटी बनाई है। बिकॉज आपसे मिलने के पहले हम पूरा हॉस्पिटल देख रहे थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो व्हाट इज द विजन बिहाइंड ओपनिंग सच अ बिग फैसिलिटी इन भागलपुर? Actually, the vision behind this whole project was there is a definite disparity between the services available in our country as far as the healthcare is concerned. Healthcare के बारे में जब आप देखेंगे, एक बड़ा गैप है, डिस्पैरिटी है, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर्स का और फैसिलिटीज का। आप बड़े शहर में जाएंगे तो हेल्थ केयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को और किसी भी सिटी को मैच करती हैं। बट जैसे ही आप रूरल इंडिया को जाते हैं या टायर 3 सिटी में जाते हैं तो देयर इज अ ह्यूज गैप इन सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। आज हमें पता है कि थ्रू आउट द कंट्री कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक पैंडेमिक चल रहा है, एक ऐसा
टाइम चल रहा है जहाँ पे हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए, बहुत आम हो गए और काफी कम उम्र के लोगों में हो रही है। खास करके कोविड के बाद इसकी संख्या काफी बढ़ी है, इंसिडेंस काफी बढ़ा है, प्रेवलेंस तो पहले से ज्यादा हो गया है। तो ये गैप फिल करना जरूरी था। एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली एंड मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था लखनऊ में, डीएम कार्डियोलॉजी करने के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए एटलीस्ट ऐसे जगह के लिए जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं है, क्योंकि कई जानें चली जाती हैं और हेल्थ केयर में पेशेंट मोबिलिटी एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। पेशेंट पेन में होता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट में होता है और उसको मूव करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये विजन था कि हम ऐसे जगह पे हेल्थ केयर को पहुंचाएं जहां पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन बिल्डिंग द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर या और इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर ऑलरेडी देयर इज प्लेंटी ऑफ दिस। तो जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा मतलब ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपका विजन ये भी है कि आप पूरे इंडिया में इस तरह के 3 टायर सिटीज, टायर 3 सिटीज में आप फोकस करना चाहते हैं विद मेडिफोर्ट हॉस्पिटल चेन्स। एग्जैक्टली, हमारे प्रयास यही है कि पहले हम शुरुआत करें एक ऐसे यूनिट से जो सर्व करे टायर 3 सिटीज को, जहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारी, न्यूरोसर्जरी के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं, वैल्व के मरीज होते हैं, कोंजेनिटल हार्ट डिजीज के मरीज होते हैं, जो गरीब भी होते हैं और अनसर्व्ड एरिया में रह रहे हैं, उनको सर्व किया जाए। एक सैंपल के रूप में हमने एक 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 इंस्टीट्यूट को डेवलप करने का कोशिश किया है। अगर हमने इस इंस्टीट्यूट को प्रूव कर दिया कि हम उस क्वालिटी के सर्विसेज दे सकते हैं किसी टायर 3 सिटी में, then we can definitely think of expanding. Actually, we have already planned to expand and replicate this endeavor into different tier 3 cities of the eastern part of the country, then later on the other part of the country also. बहुत अच्छा लग रहा है आपके थॉट सुन के, बिकॉज डॉक्टर तो बहुत बनते हैं, लेकिन डॉक्टर और डीएम करके अब वापस अपने होम टाउन में आना और लोगों के बारे में सोचना और फिर उसको स्केल अप करने के बारे में भी, तो थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि डॉक्टरी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया आपने? जी, एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, although he was a graduate in botany, he stayed there at the village and वो खेती करवाते थे। बल्कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे उनके पास जमीनें काफी हुआ करती थी, तो माय फादर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दोज लैंड्स। बेसिकली हम लोग किसान ही थे, बट घर में पढ़ाई का माहौल था। हमारे घर में लाइब्रेरी भी हुआ करता था। मेरे एक अंकल इंजीनियर हैं और मेरे पिताजी भी काफी, चूंकि वो ग्रेजुएट इन बॉटनी थे, तो इंक्लिनेशन था सबका पढ़ाई करने का। और मुझे हमेशा लगता था कि टू सर्व द सोसाइटी, बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी इज टू बी देयर एंड सर्व देम। तो इनिशियली हमारे पिताजी का भी थोड़ा झुकाव था और घर में ऐसा माहौल था कि दादाजी इंजीनियर थे, बाकी लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो बिहार में ज्यादातर लोग या तो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो एक डॉक्टर का जगह खाली था फैमिली में, तो बचपन से लग रहा था कि मेडिकल फील्ड ट्राई करना चाहिए। बट जब एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करके जब एमडी किया, तो उसके बाद ये गैप, बहुत बड़ा गैप था हमारे बिहार में। एज अ स्टेट कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम संख्या में हुआ करते थे। जब मैं एमडी कर रहा था तो आरडी देवर 20 कार्डियोलॉजिस्ट इन इंटायर बिहार। तो लगा कि कोई सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट किया जाए, और मैं इंटरनल मेडिसिन का स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कार्डियोलॉजी मेरे लिए अच्छा, थोड़ी अपने अपने इंटरेस्ट में थी कि उस फील्ड में मुझे अच्छा लगता था। मैं जिस यूनिट में काम कर रहा था इंटरनल मेडिसिन का, उसमें भी एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम भी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा है। तो उनके काम को देखता था, उनसे भी प्रभावित हुआ था। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई कार्डियोलॉजी की। फिर उसके बाद हमने वो नेशनल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं डीएम कार्डियोलॉजी के, उसको क्रैक करने के बाद किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में लखनऊ में हमने डीएम कार्डियोलॉजी स्टार्ट किया। तो काफी मतलब स्टूडियस भी रहे आप, मतलब आपने एमबीबीएस फिलिंग भी ब्लैंक्स के लिए लिया था, लेकिन आप काफी बड़ा कार्य बड़ा करते चले जा रहे हैं। तो मतलब जो आपने डीएम किया उसके बाद आप डायरेक्ट भागलपुर आ गए थे या कहीं और भी प्रैक्टिस कर रहे थे इस बीच? डीएम के बाद हमने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। ओके। तो इनिशियली दिल्ली ज्वाइन किया, फिर उन्होंने पटना आने को कहा तो पटना ज्वाइन किया।
Then actually I got the real taste of what is existing there in Bihar. Okay. तो जब मैं वापस पढ़ने आया काफी लंबे समय के बाद, मैंने ज्वाइन किया था एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के रूप में। तो वहां से शुरू किया। तो उस समय प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक का मेन इलाज होता है, जो हार्ट अटैक के तुरंत बाद जितनी जल्दी आप कर पाए, तो जिसका एक टाइम लाइन होता है कि जितनी जल्दी करें, क्योंकि मिनट इज मसल हार्ट अटैक में ऐसा कहते हैं, और जितनी जल्दी बंद आर्टरी को खोला जाए तो उससे हार्ट अटैक के मरीज को काफी फायदा होता है, हार्ट का पंप कमजोर होने से बच जाता है। वो काफी इनिशियल स्टेज में था। जो पहले से टीम थी वहां पे वो काफी काम कर रहे थे उसके। उसमें मैंने रियलाइज किया कि हमारे जैसे लोगों को जो अच्छी शिक्षा लेके आ रहे हैं उनको यहाँ पे रहना चाहिए, और कार्डियोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस पे कोशिश कर रही है। इवन यूएस और यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि हार्ट अटैक के मरीज को जितनी जल्दी हो हम उसको रिवैस्कुलराइज करें, मतलब उसकी बंद नली को खोला जाए। इंडिया इसमें अभी काफी पीछे चल रहा है, और हमारा स्टेट जो बिहार है वो भी कोशिश कर रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कंट्रीब्यूट करें जिससे सिस्टम को, और एक सिस्टम बनाऊं, एक एस्टैब्लिश करूं सिस्टम जिसमें टायर 360 में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एटलीस्ट वैसे लोगों को मिल पाए जो हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचे। नहीं, तो जैसे अभी आपने बोला आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं आप कोशिश, आप उससे बहुत आगे चले गए, क्योंकि आज जब हम मेडिफोर्ट हॉस्पिटल देख रहे थे तो आपके 4th फ्लोर 3rd फ्लोर में हमने देखा कि काफी बड़ा NICU भी है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं और कैथ लैब भी बना हुआ है। सो बेसिकली जो कैथ लैब में किस तरह के प्रोसीजर्स आप ज्यादा करते हैं, मतलब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं? कैथ लैब एक्चुअली कैथ लैब में वी डू प्रोसीजर्स जितने भी मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन है सारे करते हैं। प्राइमरली कॉरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के अलावा हम लोग पेस मेकर इम्प्लांटेशन करते हैं, सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर पेस मेकर। उसके अलावा CRTD एक मशीन होती है, वैसे मरीज जिनका हार्ट फेल कर जाता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है और हार्ट के इलेक्ट्रिकल रिदम जो होती है वो डिसिंक्रोनाइज रहती है, तो उसको सिंक्रोनाइज करके हम हार्ट के पंप को बढ़ाते हैं, CRTD मशीन लगाते हैं। ICD वैसे जो रिदम डिसऑर्डर के मरीज हैं उनको लगाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेस मेकर लगाते हैं। उसके अलावा एडल्ट और पेडियाट्रिक एज ग्रुप में जो दिल में छेद हो जाता है, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसिस जो PDA कहते हैं, तो कई कॉन्जेनिटल डिजीज जो बाद में पता चलता है जब आदमी बड़ा हो जाता है, तो उसको भी इंटरवीन करते हैं हम लोग, कैथेटर गाइडेड इंटरवेंशन करते हैं, डिवाइस क्लोजर हो जाते हैं। सो ASD, VSD device closer, 3D device closer, and also different type of pacemaker we do here, and many more you can say pericardiocentesis or the peripheral intensive, carotid stenting we have just started, peripheral stenting we have started, renal artery stenting में जो renal stenosis और renal artery stenosis होती है, जो resistant hypertension होते हैं, we have already started it। जो valve के भी रोगी होते हैं उसमें परक्यूटेनियस मैटरल वैल्वोटमी करते हैं, हम लोग DME करते हैं, PTMC जिसे कहते हैं, वो हमने स्टार्ट किया। कई कॉन्जेनिटल डिजीज होते हैं जैसे परमानेंट स्टेनोसिस होती है, जो जिसको कि बदलना नहीं होता है, बलूनिंग करनी होती है, जिसे कोआक्टेशन का होता है, वो सब स्टार्ट हमने कर दिया है। कुछ प्रोसीजर हमने करना शुरू कर दिया है, कुछ प्लान है कि ओवर पीरियड ऑफ 1-2 मंथ्स वी विल स्टार्ट। तो रियली एक्साइटिंग कि आप इतने सारे प्रोसीजर बताए। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था, बिकॉज भागलपुर आई हैव कम फर्स्ट टाइम, तो जैसे देवघर है या मान लो बागडोगरा है, या उधर से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर इजीली, आई बिलीव, बिकॉज अदरवाइज अगर वो पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो आना जाना भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और मुंगेर हुआ, ये सब जो आसपास के एरिया होते हैं। आइडिया पूरा कॉन्सेप्ट जो इस हॉस्पिटल को बनाने का है, इंफ्रा बनाने का यही है कि जो पेशेंट की मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट टाइम को बचाया जा सके। ज्यादातर मौतें या तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमारी क्या हुई, या पता होने के बाद कहाँ पहुंचना है, जहां पहुंचना है मरीज को ट्रीटमेंट के लिए, वहां तक का जो ट्रांसपोर्ट टाइम है, जो ट्रैवल में हो जाता है, उस दौरान मौतें बहुत होती है। तो हमारे पर्पस भी यही है कि भागलपुर में एक इस तरह का सेंटर बनाने के, कि भागलपुर के आसपास जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कैटर किया जा सके। और जो एक्चुअली नेशनल मॉडल भी है स्पोक एंड व्हील पैटर्न पे, जैसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए काम किया जा रहा है, जो स्टडी बताती है कि अगर एक PCI कैपेबल कैथ लैब इनेबल हॉस्पिटल हो तो अपने आसपास जो 2-3 घंटे में पहुंचने की दूरी पे जितने भी शहर हैं, जितने गांव हैं,
उसको कैटर किया जा सकता है। तो यही आइडिया है, बी एंड स्पोक मॉडल जो आप बोल रहे हैं। तो सर सबसे पहला तो अब इससे एक ही बात उठती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मौत हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता है, तो किसी को हार्ट डिसीज है, उसके इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? और हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि कई बार हमने देख सुना है कि आदमी चलते हुए हॉस्पिटल में आया कि साहब हल्का हल्का दर्द हो रहा है एंड इज वेरी रिलैक्स्ड, और पता चलता है उसको इमीडिएटली आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में लेते हैं। तो कैसे सिम्टम क्या होते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने के कि जो इग्नोर नहीं करे आदमी? अगर टिपिकल सिम्टम जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के, तो उसमें सीने में दर्द होता है। वो दर्द बाईं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है। नॉर्मली मरीज जो टिपिकल कार्डियक पेन का आता है वो अपने फिस्ट को क्लींच करके बिल्कुल सीने में रख के आता है कि मुझे दर्द हो रहा है। हार्ट का ज्यादातर जो एंजाइना जिसे कहते हैं, जो कार्डियक चेस्ट पेन है, वो एग्जर्शन के बाद चलने फिरने पे या कुछ काम करने पे बढ़ता है, रुक जाने पे थोड़ा आराम होता है। अगर मेजर हार्ट अटैक हो तो बैठे बैठे भी दर्द हो सकता है। नॉर्मली कार्डियक चेस्ट पेन सीने से हाथ में, जबड़े में, पीठ में, गले में, यहाँ पे रेडिएट होता रहता है। साथ में पसीना आना, फीलिंग ऑफ डूम होना, ये सब चीजें होती हैं। और रेस्ट में या सॉर्बिटेट के बाद आराम हो जाए, तो ये टिपिकल सिम्टम है। बट विडम्बना ये है कि ज्यादातर लोगों को टिपिकल क्लासिकल सिम्टम होते नहीं है। ज्यादातर लोगों को या तो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ नहीं होते, या साइलेंट अटैक भी कई होता है, क्योंकि डायबिटीज में हमारा कंट्री पूरा डायबिटिक का कैपिटल बना हुआ है वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ साइलेंट अटैक वैसे लोगों में कैसे हम इसको पहचाने, ये ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को कोई भी न्यू सिम्टम चेस्ट का हो रहा है, सीने में भारीपन हो रहा हो, जलन हो रहा हो, सीने में कोई हेवीनेस हो रहा हो, सीने में कोई दबाव महसूस हो रहा हो, चलने पे सांस फूल रहा हो, अनायास पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, दिल की गति बहुत तेज हो रहा हो, ये भी लक्षण हो सकते हैं। कई बार जो डिस्पेप्सिया के सिम्टम होते हैं, जो गैस के सिम्टम होते हैं, एक्चुअली हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर कोई न्यू सिम्टम आपको हो रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और मिनिमल एक्सर्शन या थोड़ा भी एक्सर्शन करने पे वो बढ़ रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि हमारे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलने फिरने में सांस फूलना, सीने में भारीपन हो जाना, धड़कन तेज हो जाना, पसीने पसीने हो जाना, घबराहट बेचैनी हो जाना, और एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और मेरी मृत्यु हो सकती है, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आपको न्यू ऑनसेट ऑफ डिस्पेप्टिक सिम्टम हो सकता है कि नया में अभी पहले कभी आपको ऐसे गैस के सिम्टम नहीं थे, अचानक से आपको बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, लग रहा है कि सीने में गैस फंसा हुआ हो, डकार मारने पे आराम हो जा रहा है, तो ये कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम भी हो सकते हैं। तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इवन गैस के सिम्टम जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, बट गैस के सिम्टम में अगर वो चलते हैं तो उसमें आराम मिलता है, लेकिन हार्ट पेन में ऐसा नहीं होता। अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो इवन चलने पे भी आपको तकलीफ बढ़ेगी। सांस फूलना एक सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम है, तो ये एक अच्छी बात आपने बताई। तो जब ये मरीज आपके पास आते हैं तो आप, हमने सुना है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? और क्या जितने मरीज को एंजियोग्राफी करी जाती है सबको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है? ऐसा भी मिथ है लोगों के मन में। मिथ बहुत है। हार्ट के बीमारी के लक्षण और उसके उपाय के बारे में बहुत ज्यादा मिथ है। नहीं, पहले तो समझना है कि हार्ट की बीमारी अगर कोरोनरी आर्टरी, हार्ट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक बेसिकली शरीर को, शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको ब्लड की जरूरत होती है। राइट। और ब्लड के जरिए ही ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में पहुंचता है। तो हार्ट का ये काम होता है कि कॉन्टिन्यूसली वो पंप करता रहता है ब्लड, उसी ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को पहुंचता है। तो जाहिर है जब हार्ट लगातार काम कर रहा है तो उसको भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए दिल के बाहरी लेयर में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। उस आर्टरीज का काम है कि दिल के मांसपेशियों को ब्लड और न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचाए। जब कभी भी इस खून की नली में जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें किसी तरह का रुकावट आ जाए, या तो क्लॉट बन जाए या ब्लॉकेजेस डेवलप कर जाए। ब्लॉकेजेस डेवलप करने का कारण मूलतः होता है खून की नली के अंदर जो लेयर्स होते हैं, फैटी लेयर्स जम जाते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, बाकी सेल्स डिपॉजिट होते हैं और धीरे धीरे ये ब्लॉक करने लगता है। आजकल एक नया फिनोमेना है कि लोगों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लोगों का ब्लड ज्यादा गाढ़ा होने लगा है। पोस्ट कोविड ये फिनोमेना ज्यादा देखा जा रहा है।
तो उसमें अचानक भी क्लॉट बनने की वजह से बंद हो जाता है। तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स अगर हो रहे हैं या कोई कार्डियक सिम्टम हो रहा है, लग रहा है कि वो एंजाइना है, तो वैसे में कुछ इनिशियल जांचें की जाती है। अगर हार्ट अटैक एस्टैब्लिश हो गया तो फिर दिल के नस को देखना जरूरी होता है, और दिल के कोरोनरी आर्टरीज को जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब है, एंजियोग्राम का मतलब होता है कि खून की नली का फोटोग्राफ ले रहे हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राम जो एंजियोग्राफी कहते हैं वो ये देखने के लिए किया जाता है कि अगर ब्लॉकेज है तो कितना है और कहाँ कहाँ है। एंजियोप्लास्टी उसका निदान है। अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हम एंजियोप्लास्टी से पहले जैसे हालत में खून की नली को बना सकते हैं, बट उसका एंजियोप्लास्टी वैसे मरीज में ही किया जाता है जिनकी खून की नली इतनी बंद हो कि उसके हार्ट की मायोकार्डियम को डैमेज हो रहा हो। तो हार्ट अटैक का नॉर्मली मतलब यही होता है कि उसकी खून की नली 100% बंद है। जब 100% बंद हो तो कोई भी ब्लड उसके मांसपेशी तक नहीं पहुंच रहा है और उसको इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करना होता है। बट उसमें भी कुछ जानकारी जरूरी है। अगर ब्लॉकेजेस 70% या उससे कम होता है तो वैसे मरीज को एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद मेडिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन 70% से ज्यादा जो ब्लॉकेजेस है, वैसे पेशेंट अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनको सिम्टम्स के आधार पे एंजियोप्लास्टी की जाती है। लेकिन 100% जो खून की नली बंद है, कोरोनरी आर्टरी बंद है, तो उनको एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करना उनका जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तो बंद खून की नली जिस मायोकार्डियम को, जिस हार्ट के मसल को वो खून की नली सप्लाई कर रही थी, ब्लड पहुंचा रही थी, वो डेड हो जाएगा और इन्फार्क्ट हो जाएगा, और इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाएगा और लेटर में वो हार्ट फेलियर का पेशेंट हो जाएगा और लॉन्जेविटी कम हो जाएगी। सो व्यूअर्स, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हर आदमी को, जिसको हम एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर, उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत तभी पड़ती है जब ब्लॉकेज 70% से ज्यादा होता है। राइट डॉक्टर? अगर 70% से कम है तो डॉक्टर खुद भी ऑप्शन देते हैं कि भाई करवाना है तो करवाओ, नहीं तो नहीं करवाओ। लेकिन अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो आप प्लीज परेशान मत होइए। जो डॉक्टर बोल रहे हैं एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करवा लीजिए, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एक बार जिंदगी निकल गई तो फिर 2-4-5 हजार रुपए बचा के कोई फायदा नहीं होने वाला है, यू नो। सो यहाँ पर ही हम लोग कभी कभी चूक कर जाते हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अब सर, मेरा एक दूसरा सवाल अभी मन में ये आया, आप हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं कि खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो अगर ब्लॉकेज है तो इसका ट्रीटमेंट भी कुछ होगा? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से पहले की कोई मेडिसिन होंगी जो हमारे हार्ट को टिक टिक या धड़कने में हेल्प करें? तो क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है? वैसे मरीज जिनका हार्ट ब्लॉकेज, पहले तो मैंने जैसे कैटेगराइज किया कि हार्ट के जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक के पहले कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक की तरह 100% नहीं होता है, उसमें ब्लॉकेजेस कम होते हैं। 70% से कम वाले को तो केवल मेडिकेशन ही देना होता है। और वैसे में जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन है, जो गाइडलाइन डायरेक्टेड थेरेपी कहते हैं उसको, जिसमें मेडिकल साइंस कहता है कि ये दवाइयां देनी है, तो पहला होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दवाइयां होती है, दवाइयां कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवा, जो स्टार्टिंग्स होती है वो, और एंटी प्लेटलेट, खून को पतला करने के लिए, प्लेटलेट के फंक्शन को कम करने के लिए जो दवाइयां होती है एंटी प्लेटलेट, जिसमें एकोस्प्रिन है और क्लोपिडोग्रिल एक दवा होती है, और उसी ग्रुप की टिकाग्लोर और प्रासुग्रिल करके दवा आती है। तो कुछ दवाइयां जो खून पतला करने के लिए, ब्लड को पतला रखने के लिए दी जाती है, कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। दिल की गति अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको भी कम करने पे ऐसे मरीजों को बहुत फायदा होता है। उसके अलावा और भी दवाइयां हैं जो हम इसमें दे सकते हैं। खून की नली को डायलेट करने के लिए कोरोनरी डायलेटर्स देते हैं, जिसमें नाइट्रेट आता है, निकोरेंडिल आता है। उसके अलावा ट्राइमेटाजिलीन एक दवा होती है, वो भी खून की नली को फैलाने में और बाकी मदद करती है। तो वैसे मरीज जिनका ब्लॉकेजेस कम है, 70% है या 70 to 80% भी है, वैसे मरीज को अगर हम दवा देना चाहें और तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, जो स्टार्टिंग्स होती हैं, वो देनी चाहिए। ज्यादातर ऐसे मेडिसिन को हाई डोजेस में या मॉडरेट इंटेंसिटी डोजेस में देना चाहिए। ब्लड थिनर जो क्लोपिडोग्रिल, एकोस्प्रिन और टिकाग्लोर और प्रासुग्रिल देनी चाहिए।
उसके अलावा बीटा ब्लॉकर एक दवा होती है जो दिल की गति को कम करती है, आपके एडर्नर्जिक ड्राइव को कम करती है, वो चलनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी साथ साथ हो तो बीपी की दवा देनी चाहिए, प्रेफरेबली एस इन्हिबिटर और एआरबी देनी चाहिए, जो रानिप्रोल एक मेडिसिन होती है जो एस इन्हिबिटर ग्रुप में आती है, उसको देना चाहिए। इसके अलावा खून की नली को डायलेट करने के लिए जो कोरोनरी आर्टरीज है उनको उनके डायमीटर को बढ़ाने के लिए डायलेटर्स होते हैं, कोरोनरी डायलेटर जो जरूर देना चाहिए, जैसे नाइट्रेट उस ग्रुप की दवा है, निकोरेंडिल उस ग्रुप की दवा है, और कुछ मेटाबॉलिक एजेंट होते हैं कुछ जो दी जाती है, सेरानोलाजिन, ट्राइमेटाजिडिन, ये सब दवाइयाँ आपकी तकलीफ को भी कम करती है और जो आपके ब्लॉकेजेस डेवलप कर रहे हैं उसको प्रोग्रेस नहीं होने देती है और खून की नली को फैला के भी रखती है। बहुत अच्छी बात। तो व्यूअर्स, एक चीज जरूर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने काफी मेडिसिन के बारे में भी हमें बताया। तो आज के युग में हम सभी गूगल डॉक्टर भी हैं, तो बिना डॉक्टरी किए भी हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी कुछ दवाएं बोली, लेकिन आप प्लीज डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और कभी इन दवाओं का प्रयोग करें, अपने मन से मत करिए, क्योंकि ये जितना फायदा पहुंचा सकती है उससे नुकसान भी कर सकती है आपके लिए। तो ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट। तो सर अगला अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि जैसे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी करा ली चलो मरीज ने, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होता है? क्या क्लॉट फॉर्मेशन तब भी हो सकता है? क्या उसे रोकने के लिए भी आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ देते हैं, मेडिसिन या कुछ और एडवाइस करते हैं उनको? नॉर्मली हार्ट अटैक के मरीज के दो स्टेजेस होते हैं। एक तो इंट्रा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर की एक एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होता है। मरीज को तकलीफ या हार्ट अटैक आने के बाद हम इमीडिएटली उसे उसके बंद नस को खोलते हैं, जिसको एंजियोग्राफी और फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन एंजियोप्लास्टी करना एक एनाटॉमिकल करेक्शन है। जो बंद नस है उसको आपने खोल दिया, बट चूंकि ह्यूमन बॉडी इज सेम, जो पेशेंट है उसका शरीर वही है, उसके अंदर के इन्वायरमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं और उसके बाहरी इन्वायरमेंट भी बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करना होता है उसके लाइफस्टाइल को, और अलॉन्ग विथ मेडिकेशन दवाइयां देनी होती है और जीवन शैली में परिवर्तन करना। थ्रू आउट द वर्ल्ड कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसको करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिसे खास करके वैसे मरीज जिनको हार्ट की समस्या हो गई है। तो पहला उसमें होता है कि अगर आप ओबीज हैं और सेडेंट्री हैं, तो आने वाले टाइम जब आप पोस्ट एंजियोप्लास्टी, आपकी ओबेसिटी पे काम होना चाहिए, आपका वजन कम करना जरूरी होता है। पेशेंट का वजन कम करने के लिए जो भी मेजर्स हमें लेना चाहिए वो लेते हैं। सबसे पहला होता है कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना होता है। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं आप में, बॉडी वेट एक रिस्क फैक्टर होता है, उसको कम करना होता है। स्मोकिंग इज लीडिंग कॉज ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक। स्मोकिंग को बंद करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के टोबैको के का प्रयोग नहीं करना होता है। अल्कोहल को कर्टेल करना होता है या फिर बंद करना होता है। अगर आप बंद नहीं कर सकते अल्कोहल, तो उसको उसकी मात्रा लिमिट करनी जरूरी होती है, जो आइडियली किसी भी आदमी के लिए 1 पैक अ डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 डेज से ज्यादा वीक में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शुगर के रोगी हैं तो आप, या प्री डायबिटिक हैं तो आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स, जो दवा हमने बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उसको हाई डोजेस में देते हैं हम लोग। खून को पतला रखने के लिए कि उसका फ्लो मेंटेन हो, उसके लिए हम लोग क्लाकोडोग्रेल और टिकाविलोर और रासोग्रेल नाम की जो दवा होती है वो देते हैं, क्रोस्पिन देते हैं। उसके अलावा और भी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर अगर है बीमार तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की रिमॉडलिंग को फेवरेबल तरह से फेवरेबली रिमॉडलिंग हो उसको करने के लिए, अगर हार्ट का पंप बहुत कमजोर हो गया हार्ट अटैक के लिए, उसमें कुछ दवाइयां होती है। जैसे एक SGLT2 इन्हिबिटर ग्रुप की दवा है जो जिसमें इनपाग्लिग्लोजोन और डापाग्लिग्लोजोन नाम की दवा होती है वो ऐड की जाती है। एक आर्मी ग्रुप की दवा है जो आज हार्ट फेलियर वाले मरीज, वैसे मरीज जो हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर में चले गए हैं, उसमें ऐड की जाती है। इस तरह मल्टीपल मेडिकेशंस हैं जो ऑप्टिमाइज करना होता है। गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी जरूरी होती है। ये बात जानना जरूरी है कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है और आपने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कराई है तो पहला 1 साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ट अटैक के लिए एक डिक्टम होती है कि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर मौतें उस समय होती है। पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लिकेशंस उसमें बहुत होते हैं। पहला वीक जरूरी होती है क्योंकि रिकवरी के बाद मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन उस दौरान होता है। पहला महीना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिकवर करने के बाद जो चीजें होती हैं आप धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज करते हैं
और पहला साल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है उसमें क्योंकि 1 साल तक आपको मेडिकेशन या लाइफस्टाइल को कॉन्टिन्यूसली बरकरार रखना होता है ताकि आप वापिस 1 साल के बाद पहले वाली जिंदगी में वापिस आ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक के बाद जो रिकवरी होती है उसमें लाइफस्टाइल और ड्रग मेडिकेशन कॉन्टिन्यूसली 1 साल के बाद नॉर्मली हमें जो दवाइयाँ होती है काफी कम मात्रा में देनी होती है। एंटीप्लेटलेट हम काफी कम कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा कम कर लेते हैं और ज्यादातर दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो जैसे आप काफी टाइम से हम बात हो रही है बार बार लाइफस्टाइल हार्ट डिसीज में, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि सॉल्ट की क्या भूमिका है, बिकॉज हमने जनरली पढ़ा है कि सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, खान पान में या तेल जो हम यूज करते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना, अगर आप व्यूअर्स को बताएंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। चूंकि हार्ट की बीमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट अटैक की समस्या जिससे हमारा देश जूझ रहा है उस पर बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये बीमारी इट्स नॉट अ डिजीज व्हिच इज गिवन बाय गॉड। ये हम लोगों ने अपनी खुद से क्रिएट किया है इस बीमारी को, और हमें पता है कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो जीवन शैली में बदलाव लाना काफी जरूरी है। पहले तो रहन सहन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज, एक मिनिमल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अगर आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करें या इंडियन जो एसोसिएशन है, जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें, हर एसोसिएशन यही एडवोकेट करता है कि आप मिनिमम हफ्ता में 150 घंटे जरूर टहलें। ब्रिस्क वॉकिंग, टहलने का स्पीड कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं, बट ब्रिस्क वॉकिंग हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप ब्रिस्क वॉक, झटक के चलना जिसे कहते हैं, अगर ब्रिस्क वॉकिंग आप कर रहे हैं और वीक में 150 आवर्स भी कर रहे हैं, 150 घंटे भी कर रहे हैं, तो इतना काफी है। अगर आप इतना नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ भी वॉक कर रहे हैं वो हार्ट के लिए अच्छा है। दूसरी बात है, जो आपके हैबिट्स हैं उसको क्विट करना जरूरी है, जो हमने अभी बताया था, जो स्मोकिंग, अल्कोहल, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को सेट करना है। डाइट्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट कंज्यूम करने वाली कम्युनिटी है। एज ए कंट्री वी कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्ब एंड सिंपल शुगर का कंजम्पशन अपने कंट्री में बहुत ज्यादा है। तो पहला चीज, अगर कोई चीज बंद करना है तो यू स्टॉप टेकिंग शुगर, बिकॉज सिंपल शुगर इज वेरी हार्मफुल। स्टॉप टेकिंग सिंपल कार्ब्स, जो कम्प्लेक्स कार्ब, जो हमारे फल में, सब्जी में, हरी सब्जी, सलाद, ये इस तरह के भोजन को ज्यादा लें, जिससे कि आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में जाए। सिंपल कार्ब आप नहीं लें, मैदे की बनी हुई चीज नहीं लें। पैकेज फूड, जो डब्बा बंद चीज होता है, जो बाजार से आप लाते हैं, जिसमें हाई सॉल्ट होता है, फ्राइड चीजें, जो डीप फ्राइड चीजें होती हैं, उसमें ऑयल और फैट टूट के ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसी चीजें आपके हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो फूड हैविंग ट्रांस फैट्स जैसे डीप फ्राइड और जंक फूड जितने हैं, उसमें बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट को हीट किया जाता है, ऑयल को हीट किया जाता है, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसको अवॉइड करें, सिंपल शुगर अवॉइड करें, लिमिट करें अपने हैबिट्स को, एक्सरसाइज रेगुलर करें। और डाइट में अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बढ़ाते हैं, मल्टीपल सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, फिश को ऐड करते हैं, क्योंकि एक ओमेगा 3 बहुत जरूरी चीज है। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो आपके हार्ट को बचाता है, आपके न्यूरॉन्स को बचाता है, आपकी बॉडी को सेव करता है। तो ओमेगा 3 रिच फूड्स आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आपको जरूरत हो तो ऊपर से लेनी चाहिए। फ्रेश फूड्स लें, प्रिजर्व फूड एंड फ्रोजन फूड्स ना लें। फ्रिज के अंदर रखे हुए खाना मत खाएं, फ्रेश खाना खाएं। रोटी चावल इसको थोड़ा कम करें, सब्जी और दाल और फ्रूट्स को बढ़ाएं। फिश को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। एग अगर लेते हैं तो एग वाइट लें, एग येलो पार्ट आप ज्यादा ना लें। इस तरह से रेड मीट अवॉइड करें। इस तरह से लाइफ स्टाइल में अगर बदलाव आप करते हैं तो आपके बाकी रिस्क फैक्टर भी कम होते हैं और हार्ट अटैक की संभावना। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया सर। एक ये सेंधा नमक का काफी थ्योरी चल रही है आजकल, रोड पे भी बहुत बिक रहा है। आई डोंट नो वेदर इट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल, बट ये सेंधा नमक हार्ट के लिए बेनिफिशियल है या नॉर्मल नमक भी? any salt if you're taking, that is not beneficial for heart, because हमारा बॉडी जो है लो सॉल्ट एनवायरनमेंट में ही डेवलप हुआ है। लैक्स एंड लैक्स ऑफ ह्यूमन डेवलप फ्रॉम अ लो सॉल्ट एनवायरनमेंट। तो हम हाई सॉल्ट एनवायरनमेंट में रहते नहीं है। तो ज्यादा सॉल्ट लेना हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी और ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, खून की नली के अंदर प्रेशर बढ़ा देता है और बहुत सारा पानी अपने अंदर रख लेता है।
तो ज्यादा सॉल्ट किसी भी फॉर्म में लेना, बट जितना ज्यादा कंटेंट होगा सोडियम क्लोराइड का जिस सॉल्ट में, वो उतना ज्यादा हानिकारक होगा। सॉल्ट को लिमिट करना जरूरी है। डू नॉट ओनली सब्स्टिट्यूट द सॉल्ट। लो सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्ट्स आजकल फैशन में है, बट फैशन एंड साइंस इज डिफरेंट। यू हैव टू curtail द सॉल्ट intake altogether। और एक चीज और थी सर, जैसा अभी आपने बोला कि 150 मिनट या 150 घंटे सर, 150 मिनट इन ए वीक, तो हार्डली 20 मिनट की आप बात कर रहे हैं पर डे, जो हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब बट तेज चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग। सो दैट इज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम 150 मिनट एक हफ्ते में आसानी से अचीव कर सकते हैं। 20 मिनट तो कोई भी चल सकता है। और अभी जब हम डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आ रहे थे, ऑल द लिफ्ट लगी हुई है, बट इनने हमें इंश्योर किया कि हम लिफ्ट पैदल चल के सीढ़ियों से ही आए। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इन्होंने अभी जैसा कि अगर आपके पास वक्त की कमी है और आप रेगुलर वॉक नहीं जा सकते हैं, आप अपने वर्क इन्वायरमेंट जो आपके ऑफिस प्लेस है, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाए। अगर 10,000 स्टेप्स अगर आप अचीव किसी भी तरह से करते हैं तो आपको हेल्प करता है। बट विगरस एक्सरसाइज और एक्सट्रीम एंड्योरेंस लेवल की एक्सरसाइज तभी करना चाहिए जब आपका पेट खाली हो। तो ओवरनाइट फास्ट के बाद जब खाली पेट में आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को ब्लड पंप केवल मसल को देना होता है, अपने आपके आंख को नहीं देना होता है। लेकिन आप खाना खाने के बाद अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हार्ट को डबल ब्लड फ्लो के लिए काम करना होता है, बल्कि भोजन के पचने के लिए काफी ब्लड की मात्रा की जरूरत होती है जो हार्ट पंप लगातार करता है। अगर आप कोई व्यक्ति जो खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई एक्सरसाइज करता है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां भी ब्लड की रिक्वायरमेंट जनरेट कर लेती हैं और ऑलरेडी आपका पाचन क्रिया में बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है, तो हार्ट का लोड बढ़ता है। और वैसे लोग जिनको अंडरलाइन हार्ट डिजीज है, मान लो 60% 70% ब्लॉकेज है, वैसे लोगों को अगर हार्ट का लोड बढ़ाएंगे तो उसके हार्ट के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो डिस्प्रोपोर्शनेट हार्ट पे लोड नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज का टाइम, आइडियल टाइम इज एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ द फास्ट। खाली पेट में एक्सरसाइज करना जरूरी है। मॉर्निंग का टाइम हमेशा बेटर होता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है आप पैदल तो जरूर चल सकते हैं। आपने खाना भी खाया है तो पैदल चल सकते हैं, और लगातार चलेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट 10,000 पर डे हो जाएगा और आप एक हेल्दी हार्ट के टारगेट के लेवल पर एक्टिविटी आपकी आ जाएगी। बहुत सही। तो डॉक्टर, चलते चलते आपका हमारे दर्शकों के लिए 2-3 महत्वपूर्ण संदेश क्या होंगे? ऑल्दो आपने पूरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बताया हमें, लेकिन फिर भी 2-4 ऐसी चीजें जो आप दोबारा एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो सब चलते चलते मैं खास करके वैसे दर्शकों को जो बहुत ही यंग हैं, जो हमारे कंट्री के फ्यूचर हैं, जो यंग हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारा देश एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे हार्ट की बीमारी यंग लोगों में होना शुरू हो गया है। भारत में हार्ट अटैक आने का जो एज है काफी कम हो गया है। बाकी कंट्री जो यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ 10 से 15 साल पहले हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा, जो यंग इंडिया है उनको कहना चाहूंगा कि काइंडली चेंज योर लाइफस्टाइल, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट यू कैन preserve your heart and heart of the country also. Thank you. थैंक यू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बहुत मजा आया आपसे आज बात करके, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मैंने देखा आप बहुत बिजी थे, फिर भी यू हैव टेकन आउट द टाइम फॉर अस एंड अवर व्यूअर्स। एंड व्यूअर्स, दिल से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, स्पेशली जब हार्ट ब्लॉकेज होता है, तो आप टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो से जुड़े रहें। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई पर अवेलेबल हैं, और जल्द मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।